हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी के अंतर्गत आरओ भाग 1 के ऊपर, जिसमें हम उसके गद्य खंड पर विचार करेंगे। आरओ भाग 1 पुस्तक देखेंगे आप, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड पर आधारित पुस्तक है और केंद्रीय विद्यालय स्कूल की पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसमें कि हमें 6 विधाओं में अलग अलग विधाओं को पढ़ना है। उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे नमक का दारोगा, जो कि प्रेमचंद की बहुत ही फेमस कहानी रही है। उस कहानी के विषय वस्तु, पात्रों के ऊपर और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कथन होंगे उन पर चर्चा करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में इन 6 गद्य विधाओं पर आधारित जो भी रचनाएं हैं उन पर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। तो हम नमक का दारोगा पर बातचीत करें उससे पहले थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से प्रेमचंद के ऊपर बात करना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद पर हम जितनी भी बातें करें सभी बातें कम ही पड़ जाएंगी, क्योंकि इनको हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है, कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो बातें बहुत हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखा जाए, प्रेमचंद के नाम को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है साहित्य के अंतर्गत। उनका मूल नाम धनपत राय, उनके दादाजी पिताजी उनका नाम रखे नवाब राय, और साहित्य में दया नारायण निगम, जो कि जमाना पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने इनका नाम प्रेमचंद रखा। तो प्रेमचंद के नामों से जुड़े हुए कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान समय में ये बनारस जिले में यानी कि काशी में स्थित है। प्रेमचंद के रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं उनमें अपने हाथ आजमाने के प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि में उन्होंने रचनाएं की। खासतौर से हम प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में जानते हैं, कथाकार के रूप में जानते हैं, जिसके अंतर्गत कहानी और उपन्यास दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने उपन्यास कहानी के अतिरिक्त नाटक और निबंध भी लिखा है। अगर उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों को प्रेमचंद ने लिखा था। कहानी संग्रह की बात करें तो सोजे वतन, मानसरोवर, जो कि 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था, इसके अतिरिक्त गुप्तधन। प्रेमचंद के कहानियों को लेकर अलग अलग आलोचकों ने अलग 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 नामों से उनका संपादन किया है, उनका चयन किया है, उनका संचयन किया है। अगर नाटक की बात करें तो उनके 3 नाटक मिलते हैं, जिसमें करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ठीक है, प्रेम की वेदी नाटक। और निबंधों की बात करें तो कुछ विचार, विविध प्रसंग नाम से इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। खासतौर से एक निबंध काफ़ी फेमस रहा है इनका, साहित्य का उद्देश्य, जिसको कि प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण के तौर पर लखनऊ में प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ खास उनकी प्रमुख रचना संसार से रिलेटेड तथ्य थे। हमने जानबूझकर यहाँ पर उनके प्रकाशन वर्ष को आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है। आप सभी को हमने स्पेस दिया है ताकि आप अपने दिमाग में एक तरफ उन प्रकाशन वर्षों को खुद लाने का प्रयास करें। जैसे मैं सेवा सदन बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, गोदान 1936, इसी तरीके से जितने भी उनके उपन्यास हैं। तो आपको लगेगा कि हम संवाद करते हुए पढ़ रहे हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को भी इसमें अप्रत्यक्ष शामिल करके देखता रहूं। तो ये कुछ रचनाएं थीं जिनको कि आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। अगर प्रेमचंद के निधन की बात करें तो सन 1936 में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद पर और कुछ बातें करते हैं कि प्रेमचंद आखिरकार प्रेमचंद कैसे बने, क्योंकि हम तो इन्हें कथा साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में जानते हैं, लेकिन इनका बचपन बहुत अभाव में बीता, गरीबी में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण इन्होंने किसी तरीके से बीए पास की, और उस समय बीए पास करना भी एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। जैसा कि वर्तमान की दृष्टिकोण से देखें तो बीए एमए करने के बाद भी लोग अपने को साक्षर मानते हैं। प्रेमचंद अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। तो ये भी आपको विशेष यहाँ पर एक फैक्ट्स मिल रहा है कि वो प्रेमचंद जो कि हिंदी साहित्य के
बड़े लेखक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा अंग्रेजी पढ़ने की थी, लेकिन नौकरी उनको जल्दी से करना था, तो उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली और अंग्रेजी से वो आगे नहीं पढ़ पाए। सरकारी नौकरी मिलने के बाद प्रेमचंद महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उनके असहयोग आंदोलन से वे जुड़े और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी यानी कि बावजूद भी प्रेमचंद सुचारू रूप से अपना लेखन काम करते रहे, वो बीच में उसको ब्रेक नहीं किए। इसी कारण आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध लिखा उन्होंने। और अगर देखा जाए क्रिकेटर के तौर पर, तो हम आज गिनते रहते हैं कि कौन क्रिकेटर कितने शतक लगाया, कितने रन बनाया, कितने मैच खेला, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल 36 वर्षों के लेखन प्रेमचंद ने सन 1900 ईस्वी से अपना लेखन कार्य शुरू किया था और 1936 तक किया। तो लगभग इन 36 वर्षों में 300 कहानियाँ लिखना बहुत बड़ी बात है, 13 उपन्यास लिखना, नाटक लिखना, निबंध लिखना और तमाम पत्रों को लिखना, पत्रिका का प्रकाशन करना, ढेर सारे इन्होंने काम किए थे, तो काबिल तारीफ है। बिना पत्नी के सहयोग के ये काम नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर लेक्चर भी डिलीवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी पत्नी का कुछ योगदान है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, हालांकि प्रेमचंद के विवाह को लेकर भी काफ़ी डिबेट रहा है, उनके दो विवाह हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी शिवरानी देवी काफ़ी साहसिक महिला थी। और जैसे ही मैंने शिवरानी देवी का नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत उनकी एक खास रचना आ गई होगी, जिसकी वजह से वो साहित्यकार के तौर पर भी जानी जाती हैं। जी बिल्कुल, आप सभी समझ रहे हैं, प्रेमचंद घर में, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से जीवनी लिखी प्रेमचंद की। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ वो आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके राजनीतिक जीवन का संघर्ष उनकी रचनाओं की में सामाजिक संघर्ष के रूप में सामने आता है और जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों उसमें शामिल रहता है। अब हम बात करते हैं आज के खास टॉपिक के ऊपर, जो कि है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था, यह प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण को पेश करते हैं। जैसा कि आप उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, तो उसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद और बीच का एक वाद चला, जिसको कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। और ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद की ही खोज मानी जाती है। तो नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद की चर्चित कहानी होने के साथ साथ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के उदाहरण के रूप में भी देखी जा सकती है। कहानी में कई मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक मुहावरा आया है जो कि इस कहानी के बारे में ही पूरा बता दे रहा है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि नमक का दारोगा का मूल उद्देश्य क्या रहा है, तो धन के ऊपर धर्म की जीत की ये कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। तो नमक का दारोगा कहानी जब आप पढ़ेंगे तो मुख्य तौर पर पंडित अलोपीदीन का आपको चरित्र दिखाई पड़ेगा, मुंशी वंशीधर का चरित्र आपको दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों चरित्रों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, जो कि नमक का दारोगा से संबंधित हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे वे सिर झुका देते हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी लगभग 10 पेजों की है और ये वीडियो लेक्चर बनाने के लिए हमने कहानी का अध्ययन किया और उसको शॉर्ट में उसकी विषय वस्तु को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में अलोपीदीन असफल रहते हैं, अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, हटवा देते हैं, लेकिन
आखिर में उनके पास जाते हैं और उनको अपना मैनेजर बना लेते हैं। आगे अब इस स्टोरी में देखेंगे, यानी कि सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ये कहानी का एकदम से केंद्रीय बिंदु आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। तो प्रेमचंद ने नमक का दारोगा लिखकर कई प्रश्नों को खड़ा किया और इसमें कई बार आप देखेंगे हृदय परिवर्तन, जो कि प्रेमचंद का एक खास कॉन्सेप्ट रहा है, जिसको शॉर्ट में HP भी कहा जाता है, हृदय परिवर्तन आपको कहानियों में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर नमक का दारोगा में भी अलोपी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उनको अपने धन पर काफ़ी घमंड रहता है, वो चाहते हैं तो धन से बहुत सारे लोगों को खरीद लेते हैं, लेकिन धन की जगह धर्म यहाँ पर विशेष किसी धर्म की बात नहीं की गई है, बल्कि अपने पद का निर्वाह करना यहाँ पर धर्म के रूप में यूज हुआ है। और वहाँ पर वंशीधर के सामने अलोपी नतमस्तक हो जाते हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। यानी कि यहाँ पर वंशीधर को अभिमन्यु की तरफ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उसे लड़ने का प्रयास कर रहा है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास नामक एक शीर्षक में वो लिखते हैं। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अगर इसके पात्रों के बारे में बातचीत करें तो मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि वंशीधर जो कि नमक का दारोगा है, अलोपी प्रतिष्ठित जमींदार हैं, बदलू सिंह जो कि जमादार हैं। स्थान की बात करें तो दातागंज और कानपुर का जिक्र इस कहानी में आता है। नदी, एक जमुना नदी का जिक्र इसमें होता है। तो ये कुछ मुख्य पात्र हैं नमक का दारोगा में, जिसमें कि आप वंशीधर अलोपी को भली भांति जानते होंगे, लेकिन एक इसमें पात्र आता है बदलू सिंह। बदलू सिंह का जिक्र तब आता है जब वंशीधर ये आदेश देते हैं कि अलोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो बदलू सिंह बार बार आगे कदम बढ़ाता है, लेकिन वो जानता है कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार है, इसको कैसे गिरफ्तार करें। फिर बार बार वंशीधर उसको ऑर्डर देता है कि इनको गिरफ्तार करें, हम पैसे पर खरीदे जाने वाले व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ खास तथ्य थे जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पंक्तियों की बात करें तो एक एक पंक्तियाँ इस कहानी की आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ जिनको कि बिल्कुल ही ध्यान में रखना चाहिए। वंशीधर के पिताजी वंशीधर को समझाते हैं और उनकी कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ये पंक्ति बहुत कुछ कह रही है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए तो आप इसको कर पाएँ। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। दूसरी पंक्ति है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। और जो आगे की पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। आगे वे और कुछ बातें हैं, पंक्तियाँ हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। अगली पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये विवादास्पद भी हो सकती है कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये नमक का दारोगा कहानी में एक जगह जिक्र किया गया है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अगली पंक्ति है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही सहायक था।
अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में प्रयास किया कि आप प्रेमचंद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ध्यान में रखें। नमक का दारोगा की विषय वस्तु से परिचित हो जाएं कि इसकी विषय वस्तु क्या रही है, किस समस्या पर यह कहानी लिखी गई है, इससे जुड़े हुए प्रमुख पात्र कौन कौन से रहे हैं और इस कहानी की प्रमुख पंक्तियां कौन हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आगे केवीएस की आप लगातार तैयारी करते रहिए और हम भी पूरी कोशिश में हैं कि पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। और बस ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की। और मैं बार बार कहता हूँ कि समय आपका है, सामग्री मेरी है, और जब सफलता मिलेगी आप सभी को तो मैं भी अपने को सफल मानूंगा। तो इसी उम्मीद से लगातार हम जुड़े हुए हैं और आप सभी लगातार कमेंट्स करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। स्वतंत्रता बिना बंधन का यहाँ पर आप सभी को पढ़ने का मौका मिलता है। गेंद हमेशा आप सभी के पाले में रहती है। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे उसको अपने सफलता रूपी गोल में कन्वर्ट करते हैं, ये सभी आपके ऊपर है। वैसे तो आपको तमाम पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएंगे, तमाम वादे करने वाले टीचर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराने वाले टीचर मिल जाएंगे। टीचरों की भरमार है, फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको एक विश्वसनीय तथ्य दिया जाए और आपका मनोबल बढ़ाया जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।